बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और इसके साथ साथ गर्मी बढ़ती चली जा रही है। गर्मी से बचना चाहते हैं अगर आप, तो आप लोग पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। वैसे तो गर्मी से अभी आगे शदीद गर्मी आनी है, डिहाइड्रेशन के मसाइल हो जाते हैं। पानी जो है वो बहुत बड़ी नेमत भी है, उसका इस्तेमाल सोच समझ के भी करें, अच्छे तरीके से करें। पानी साफ़ पिएँ और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अच्छा जी, हमने आज ख़बरों की तरफ तो आना ही आना है, लेकिन इससे पहले एक बहुत अहम चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी, थोड़ा सा ख़बरदार होने की भी ज़रूरत इसलिए है कि बचत बिल्कुल नहीं है। वो लोग जिन्होंने मॉल रोड का रुख करना है, मोटरसाइकिल सवार, अगर हेलमेट नहीं होगा तो वो मॉल रोड पर नहीं जा सकेंगे। कल स्पेशल जो है ये मुहिम, इसका आगाज़ किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है, चले मॉल रोड पर तो इस चीज़ की पाबंदी की जा रही है, दीगर शाहराहों पर क्रैक डाउन किया जाएगा। हर एक 2 महीने बाद सिटी ट्रैफिक पुलिस ये मुहिम चलाती है, सख्ती की जाती है, लेकिन लोग वो 1-2 महीने ही इस पर अमल करते हैं। सवाल ये पैदा होता है, चले सिटी ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, सवाल ये है कि आप लोगों को खुद ख्याल क्यों नहीं आता कि ये आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़ है, आपकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। वो लोग जो कि बाइक पर जा रहे होते हैं, खुदा न खास्ता किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में हेड इंजरी, मेजर इंजरी होती है और इसका इलाज भी बहुत जल्दी मुमकिन नहीं होता। तो प्लीज़ अच्छी चीज़ है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस मुहिम चला रही है, आपका ख्याल कर रही है, फिर जुर्माने भी किए जाएंगे तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो कहती हूँ डबल ट्रिपल जुर्माने करने चाहिए उन लोगों को जो कि बिल्कुल इस पर अमल दरामद नहीं करते हैं। आप एक चीज़ समझ लें, आपकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है, आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार अगर नहीं है तो बगैर हेलमेट के जाएं मोटरसाइकिल पे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रज़ा खान साहब और हसन अली ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। आमिर भाई, एक कमेंट चाहिए आपकी जानिब से। बड़ी अच्छी बात है, हमारा तर को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने निगरान दौरे हुकूमत में भी ये काम जब उठाया था तो बहुत सारे लोगों पे अब हेलमेट नज़र आता है सर के ऊपर। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो परवाह नहीं करते हैं, लेकिन वो याद रखें, आपने सही कहा कि आप इस कायनात के एक फ़र्द हैं। हाँ। लेकिन अपने घर वालों के लिए पूरी कायनात। बिल्कुल आपने सही कहा। आप इस तरह से अगर चलाएंगे बाइक को और आप लेकर जाएंगे जो कि आपकी हेड इंजरी हो सकती है, तो मेरा ख्याल है आपको खुद भी सोचना चाहिए। अच्छा, हुकूमत तो इकदाम करें, लेकिन एक जुर्माना जो है 2000 रुपये का ना करें, बाइक बंद कर दें, नया हेलमेट वो खरीद के लाए, चाहे वो घर में पड़ा पुराना हेलमेट भी आप कबूल ना करें, उसको कोई नया खरीद के ला रसीद के साथ आज की डेट में, तो तुम्हें मोटरसाइकिल वापस करेंगे। ये इस तरह का काम करें। ये 2000 रुपये जुर्माना वो भाग जाएगा या 500 रुपये दे के वो निकल जाएगा, इस तरह की चीज़ें अक्सर हमारे माशरे के अंदर नज़र आती है। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई मजबूत सिस्टम बनाएं और बाकी रोड्स के ऊपर भी आप क्रैकडाउन ज़रूर करें, सारी रोड्स पे होना चाहिए। और ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारा। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव जेस्चर है। अच्छा, आप लोग एग्री करेंगे, कुछ लोगों को लगता है मैं बड़ी सेफ ड्राइविंग करता हूँ, मैं बड़े आराम से बाइक चलाता हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं। मैंने बहुत सारी ऐसी मिसालें देखी हैं। हमारे अपने ऑफिस में 1-2 इतने बड़े मेजर एक्सीडेंट हुए और वो लोग थे बाइकर्स जो बहुत आराम से बाइक चलाते थे। दूसरों की गलती की वजह से कभी आप मेजर एक्सीडेंट की जद में आ जाते हैं। सो ये सोच लेना कि मैं तो तेज़ बाइक चलाता ही नहीं, मैं तो बड़े आराम से बाइक चलाता हूँ, मैं तो सेफ रहूँगा। रोड यूज़र जो दूसरी हैं, अक्सर हम देखते हैं 1 व्हीलर्स की वजह से दूसरे मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनकी ज़िंदगी चली जाती है। तो ये मत समझे कि मैं कौन सा तेज़ मोटरसाइकिल चलाता हूँ जो मुझे हेलमेट की ज़रूरत हो। हसन, बिल्कुल ये सही बात है, ये बहुत ज़रूरी है हेलमेट। आमिर भाई ने जैसे कहा है ना कि जुर्माना नहीं, बाइक बंद करें। बाइक बंद करेंगे तो फिर ही जाके वो ज़ाहिर है हेलमेट का अरेंज करेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, एक दफ़ा आपने जुर्माना किया या पाबंदी लगा दी, जैसे माल रोड पे ये पाबंदी अब आयद करेंगे, उससे होगा ये कि वो जुर्माना पे करेगा लेकिन हेलमेट नहीं खरीदेंगे। हाँ, सही बात है। तो जब तक, भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक बाइक बंद नहीं होगी, जब तक इसका प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया जाएगा, इनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन नहीं होगा, उस वक्त तक जो है हमारा माशरा ही इस तरह का है कि जब तक सख्ती ना की जाए उस वक्त तक जो है वो हम उस पर अमल दरामद नहीं करते। तो इसके लिए बेहतर यही है कि बाइक को बाकायदा बंद किया जाए और उनको कहा जाए कि आप हेलमेट लें। वैसे भी ट्रैफिक सिस्टम जो है इसको आप पढ़ाना शुरू करें। मेरा ख्याल है इसके लिए बहुत सब्जेक्ट जो है स्कूल कॉलेजेस में होना चाहिए, चाहे वो लड़कियों का स्कूल है या कॉलेज है या कॉलेज में होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए। स्कूल से आप शुरू करें और उससे निकलकर मेरा ख्याल है लोगों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी पैदा होगा। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन मैं अगेन हेलमेट वाली बात पे आना चाहूंगी, इस क्रैकडाउन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए आपकी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। बाइक पे जा रहे हैं तो लाज़िम मलज़ूम है, जैसे आप पेट्रोल डलवाएंगे तो बाइक से
चलेगी, समझ में हेलमेट पहनेंगे तो बाइक चलेगी। बस ये चीज़ें समझ लेंगे, आपकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी रहेगा और दूसरे लोग भी महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आज की खबरों की तरफ आ जाते हैं। पहली खबर, सख्त खाते खुलने पर अफसरान में खलबली मच गई है। जी, बिजली की ओवर बिलिंग के खिलाफ शिकंजा सख्त। अस्पतालों में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टिक की सहूलत ठेके पर देने का फैसला। पंजाब के 13 अस्पतालों में मशीनें नस्ब करेगी। मुतालिबात मंजूर, पोल्ट्री ट्रेडर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। मुर्गी रेट का तयन एसोसिएशन खुद करेगी। अच्छा जी, हम पहली खबर की तरफ आ रहे हैं। FIA की तहकीकात, लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर 15 रोज़ा रुखसत पर चले गए। XCN भगवानपुरा 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनकी मंजूर। ओवर बिलिंग अवाम से जुल्म के मुतरादिफ है। मुलविस अमला किसी भी रियायत का मुस्तहिक नहीं है। ओवर बिलिंग के मामलात पर आवाम को फौरन रिलीफ दिया जाए, विफाकी वज़ीर दाखिला का ये कहना है। अच्छा जी, ये जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पैंतरा बदला गया है तमाम तहकीकात के हवाले से, उस पर तो अफसरान में मुझे खलबली नजर आना शुरू हो गई है। अफसरान में ही खलबली है, निचले स्टाफ में नहीं है। अभी तक तो नहीं है मेरे ख्याल से। और मेरा ख्याल है पहली मरतबा जो है मोहसिन रजा नकवी साहब ने जड़ पकड़ने सही मायनों में वहाँ से, देखें ये जो करप्शन का सांप है, इसको दुम से पकड़ने का काम नहीं था, इसको गर्दन से पकड़ने का काम था, इसके फन से पकड़। तो फन कहाँ पे है? वो अफसरान जो इसमें मुलव्वस रहे हैं। यानी आप देखिए एक XCN लेवल का एक बड़ा अफसर कहलाता है, जिसके पास पूरा एक डिवीजन होता है और उसके अंदर वो सारे स्टाफ होता है, वहाँ पर आपने हाथ डाला है तो इसका मतलब है कि नीचे तक वो जाएगा। तो इस सांप का फन जो है वो अब कुचलने का वक्त आ गया है। और ये जो डायरेक्टर कस्टमर चले गए हैं असगर साहब छुट्टी पे 15 दिन की, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तमाम लोगों की छुट्टियाँ बंद कर देनी चाहिए जब तक ये तहकीकात सब रास्ते ढूंढना शुरू हो गए। ये 15 दिन की छुट्टी लेंगे, कोई उम्रे के जाने का बहाना करेगा, कोई फैमिली की बीमारी का बहाना करके बाहर जाने की कोशिश करेगा। ये अगर आपने इस सांप पर हाथ डाल ही लिया है तो ज़रा ज़्यादा मजबूत डालें और मजबूती से एक डंडा हाथ में रखें, क्योंकि उसका सर कुचलने का वक्त आ गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़्यादातर गरीबों को बिल्कुल ऐसे बिलिंग की है, ओवर बिलिंग। और फिर अगर आप कस्टमर सर्विस सेंटर में जाएं, कभी जाकर देखें, जो रवैया ये अख्तियार करते हैं, जो रवैया अख्तियार करते हैं बने होते हैं, वो भी देखें। और दूसरा ये देखें, आप उससे कहें कि जी मुझे ये ओवर मीटर पे ये रीडिंग है, मुझे ये रीडिंग दी गई है, तो ये रीडिंग क्यों दी गई है? घंटों पहले वहां बैठ के वो आपसे क्या कहेंगे? आप पर ये एहसान करेंगे और आपकी पूरी नस्ल पर ये एहसान करेंगे कि हम इसकी किस्तें कर देते हैं 2। वो भी पिछले दिनों कभी नहीं होता, ठीक नहीं करते हैं वो दोबारा लग के आ जाते हैं आपको बिल। अब आप अरबों खरबों रुपए वैसे ही बिजली की कीमतों में आवाम से जायद वसूल कर रहे हैं, ऊपर से आप ओवर बिलिंग भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मैंने मिसाल दी है सांप वाली, ये बेहतरीन मिसाल है कि मोहसिन साहब ने सही मायनों में सांप की को गर्दन से दबोचा है, अब उसका फन कुचलने का वक्त। हाँ, जो मामले की जड़ है वहां तक पहुंच गए हैं। बाकी अक्सर हम देखते हैं वो नीचे से काम शुरू होता है, उन लोगों को पकड़ा जाता है, छोटे छोटे लोगों को। यस, और जो असल में इस चीज के जो है वो जिम्मेदार होते हैं, उन तक किसी का हाथ नहीं पहुंचता। तो इस दफा वहां पहुंचा गया ये बहुत जरूरी है। देखें, आम आदमी जो एक सफेद पोश आदमी है या दिहाड़ीदार आदमी है, सारा बोझ जो लाइन लॉसेज हैं आपके, ये इन लोगों की वजह से उनके ऊपर पड़ता था। कितने कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स जो हैं ओवर बिलिंग की मद में उनको देने पड़ते थे। तो ये मोहसिन साहब की तरफ से ये जो एक इकदाम है, ये बहुत अच्छा इकदाम है। और मेरा ख्याल है कि इसको, जैसे आमिर भाई ने कहा है कि ये ऊपर से जो ये शुरू हुआ है अपर लेवल से, क्योंकि ये करप्शन अपर लेवल पे है, वहाँ से शुरू हुआ है, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि अब जो है वो कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। क्योंकि देखें, बिजली की कीमत जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, सबसे मेन चीज़ ये है। और ऊपर से जब ओवर बिलिंग होगी तो एक आम आदमी, एक दिहाड़ीदार सफ़ेद पोश आदमी जो है वो किस तरह बिजली के बिल अदा करेगा, वो किस तरह अपना गुजारा करेगा। इसके लिए ये जो ये स्टेप है, ये बहुत अच्छा स्टेप है और इसको अप्रिशिएट करने के साथ साथ इसका जो सबसे मेन चीज़ ये है वो ये है कि इस पे एक्शन होना चाहिए। हो रहा है एक्शन हो भी रहा है। और जहाँ पे भी गया हूँ मैं अपने इलाके में, छुट्टियों, ईद की छुट्टियों में, तो सारे इस बात को, क्योंकि उनको पता है कि मोहसिन साहब जो हैं वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क से व्यवस्था, उन्होंने वो ये कहा कि ये काम आपका बहुत अच्छा, बहुत मतलब थम्स अप वाला काम। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। मस्जिद में नमाज पढ़ने भी गया तो लोगों ने कहा
ये वो काम था जो करने वाला था। ओवर बिलिंग से सब लोग तंग हैं और सबसे ज़्यादा सरकार खुद तंग है। हाँ बिल्कुल क्योंकि सरकारी महकमों को सबसे ज़्यादा इन्होंने ओवर बिलिंग की। आवाम का भी इसमें हिस्सा डालते जाते हैं, जैसे मुझे उन्होंने इस दफ़ा यूनिट डाल दी ज़्यादा और ये किया कि मीटर को शीशा जो है वो तोड़ दिया। अब मैं मेरे लेकिन घर आपको से बिल पे करना पड़ा। कर दिया तो पे करना पड़ेगा। मैंने शायद सिप्रा साहब से कहा, उन्होंने कहा बिल पे कर दो भाई। बिल तो पे मीटर करना चेंज पड़ेगा। करवा देते। वो उस पे तो ये कॉम्प्रोमाइज करते नहीं ही करते नहीं है वो, ना, उस पे तो है ही नहीं। अगर आपको एक साथ की सूरत में कर भी देते हैं तो वो दोबारा से वो बिल लग के आ लग के जाता है। आ आपकी परेशानी कम नहीं होती, डबल परेशानी भुगतनी पड़ती है। अच्छा जी, अब ऐसे में होशियार किन लोगों को होना है? ये लोग तो अब भाग दौड़ तो आमिर भाई एक महकमे में मच गई कि हमारी देखिए, पकड़ होना मैं ये शुरू हो सिर्फ गई है। लेस्को चीफ को नहीं, क्योंकि हम तो लाहौर का चैनल है तो इसलिए बात करते हैं, बाकी तमाम जितनी कंपनीज हैं मेरे ख्याल उनके चीफ्स को जो हैं अब होशियार होना है। अब उनकी बारी है, उनकी बारी आ जानी है। ये इतना बड़ा मसला है। ये मुझे याद है कि जब नवाज शरीफ साहब का पिछला दौरे हुकूमत था 2018 से पहले वाला, उस वक्त मुसद्दक मलिक को ये टास्क दिया गया था, लेकिन वो शायद इसको पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये जितना ये माफिया है ये इनका जो फन है ना, फल वो खा रहा होता है। यानी नीचे से जो आपका लाइनमैन और मीटर रीडर्स जो करप्शन करते हैं ना, उनकी तो मखसूस उसका दिहाड़ियां लगी असल होती फल जो है ये फन वाले खाते हैं। दूध ये पी रहे थे, यहाँ से पकड़ना जरूरी था। मुसद्दक मलिक साहब भी ये काम नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके साथ बहुत मोहसिन रज़ा नकवी साहब का ये मामला है कि उन्होंने FIA के जरिए इसको मॉनिटर करना शुरू किया है। मेरा ख्याल है अगर ऊपर से आप ज़रा दबाव डालेंगे तो नीचे से करप्शन खुद ब खुद खत्म होगी। लोगों को रिलीफ थ्रू आउट द पाकिस्तान, खैबर से कराची तक मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये सिर्फ लाहौर का सिर्फ फायदा नहीं लाहौर है का इसमें। नहीं है, और ये कहा भी गया है, ये भाई ये खैबर कहा से भी कराची गया तक है। मिलेगा। और जो ये हम लोग कहते थे, मैं ये समझता था, मतलब मैं कहता था ये खैबर पख्तूनख्वा वाले बिल नहीं देते जी, आज़ाद कश्मीर वाले बिल नहीं देते जी, सिंध वाले बिल नहीं देते, हमें बिल देते, हमें बिल देना पड़ता है। और भाई हम भी बिल नहीं देते। ये जो एक्सिन बवानपुरा पकड़े गए, ये 83 करोड़ रुपए का जो मामला है, ये बिल कौन देखें? बड़ी मछलियां जो भी हैं, इस सांप के जो बड़े बेटे हैं, ये बच्चे हैं, वो हैं जो इंडस्ट्री चलाते हैं बिजली के साथ, बहुत भारी भरकम, उनमें भी ये तकसीम करते हैं। तकसीम करने से मुराद ये है कि जो ओवर बिलिंग करते हैं उसकी यूनिट्स उनमें तकसीम करते हैं और उसके पैसे वसूल करते हैं। ये बड़ा नेटवर्क है, इसको किस तरह से तोड़ा जाए, मैं कल भी लेकिन ये जिन बड़े मगरमच्छों की आपने बात की है ना, इनको भी ताउन हासिल होता है, इनको भी सपोर्ट किया जा रहा होता है ना, तो इदारों की तरफ से सपोर्ट होती है, तभी ये सारे मामला होते हैं। वज़ीर दाखिला तो किसी की सिफारिश मानता नहीं, ये तो हमें पता है। 16-17 साल से ये बात, बिल्कुल सिफारिश को वो ब्लैकमेलिंग समझते हैं और ब्लैकमेल वो होते हैं। बिल्कुल। अब ये वफाकी वज़ीर ने अगर कदम उठाया है तो मैं ये कहता हूँ कि इसको इसके मन तो अब बड़े बिजली चोर जो हैं वो भी होशियार हो जाएं, क्योंकि उनकी भी बारी आ गई शिकंजे में आने की। और वो लोग लेस्को के तमाम अफसरान हो, मुलाजमीन हो, जो कि इनके लिए ढाल बनते हैं, इनकी सपोर्ट बनते हैं और पैसा कमाते हैं, उनकी भी बारी आ गई है। ये अफसरान का इधर उधर होना जो है वो इस चीज़ की एक साफ एक सबूत है कि अब अफसरान ने अपने आप को बचाने के लिए दौड़े लगाना शुरू कर दी हैं। सो अब बहुत सारे आम आवाम का मसला हल होगा। वो लोग जो कि ओवर बिलिंग की जद में आते थे, जिन लोगों ने उतने यूनिट इस्तेमाल भी नहीं किए होते थे जितने भुगतने पड़ जाते थे, थोड़ा सा मसला उनका इंशाल्लाह हल होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं इन पर काबू पाया जा रहा है। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद अगली खबर हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। खबर ये है, अस्पतालों में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टिक की सहूलत को ठेके पर देने का फैसला किया गया है। हुडा फार्मा है पंजाब की 13 अस्पतालों में ये अपनी मशीनें नस्ब करेगी। सबसे पहले इस फैसले के पसे पर्दा क्या मुहरकात हैं, दूसरा आम आवाम को इससे क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि PIC जो लोग जाते हैं वहाँ पर उनकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है। ऑल्दो एक लंबी लिस्ट होती है, एक लंबी लाइन होती है, लेकिन क्या ठेके पर देने से कुछ वक्त की कमी आएगी, आवाम को किस तरह से फायदा होगा? आमिर भाई देखिए, आवाम को तो फायदा होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो लंबी लाइनें लगती हैं और जिसको हार्ट का मसला होता है उसके लिए एक रात भी घर में बसर करना मुश्किल होता है। ये याद रखें। उसको लगता यह है कि हर आने वाला पल उसके लिए हार्ट अटैक लेके आ रहा है और वो जहनी तौर पर वो उस फेज़ में चला जाता है। और ये इस पर निगरान दौर में जो वज़ीर आला पंजाब के मोहसिन नकवी, उन्होंने बहुत काम किया था। उन्होंने कहा तमाम हॉस्पिटल्स में फौरी तौर पर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सहूलत जो है वो दी जाए। और यहाँ गवर्नमेंट, मसला यह है कि यहाँ पे जो चीज़ गवर्नमेंट चलाना चाहती है और वो चलती नहीं है, क्योंकि
और यूनियंस बाजी शुरू हो जाती है, फिर वो बाकी काम शुरू हो जाते हैं। और मेरा ख्याल है उससे बचने के लिए इन्होंने एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को हुरा फार्मा शायद उसका हुरा नाम फार्मा। लिखा है इसमें, उसको ये टास्क दिया है कि वो ये मशीनें लगाए, नस्ब करे, सामान गवर्नमेंट फराहम करेगी, उसका पैसा गवर्नमेंट फराहम करेगी। आम आदमी को वो 10 रुपये की वही पर्ची होगी उस एंजियोप्लास्टिक और एंजियोग्राफी के लिए। एंजियोग्राफी टेस्ट है, एंजियोप्लास्टिक उसको स्टंट डालना है, वो स्टंट वगैरह जो है वो गवर्नमेंट फराहम करेगी, पूरा फार्मा सिर्फ उसको ऑपरेट कराएगी। ठीक है। मसला ये है कि मुझे ये बात समझने में ज़रा सी दिक्कत हुई कि ये इतनी मशीनरी इतनी ज़रूरी थी तो गवर्नमेंट ने इसको अभी तक परचेज़ क्यों नहीं किया था। दैट इज माय मेरा पॉइंट। 4800 यानी 4800 के करीब उन्होंने अभी अंदाज़ा लगाया है कि ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक के जो और है ये सरकार procedures के लिए मुश्किल नहीं ये होती है मुकम्मल आमिर किया। भाई? ये मुश्किल होगा देखें, लेकिन मैं तो आवाम की नज़र से देख रहा हूँ कि आवाम को तो ये सहूलत मिल गई ना, आवाम को इससे गर्ज नहीं है कि वो प्राइवेट कोई हुरा फार्मा कर रही है, गवर्नमेंट का उसके ऊपर लेबल लगा है, बिल्कुल। उसको तो फौरी तौर पे इलाज चाहिए, तो वो उसके लिए लेकिन तो ये इसमें अच्छा ना इसमें ना मेरा थोड़ा सा पॉइंट इस तरह मुख्तलिफ है कि अगर यही चीज़ आप जैसे पंजाब है, पंजाब की अगर आप हर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है अगर यही चीज़ आप वहाँ पे फराहम कर दें, गवर्नमेंट अगर वहाँ फराहम कर देती है तो जो रश है, जो पीआईसी का ख़ास तौर पे रश है, वो भी कम होगा, बिल्कुल। वहाँ पे जो लाइनें हैं वो कम होंगी, ये आवाम तो को भी हॉस्पिटल सहूलत 13 मिलेगी। हॉस्पिटल है, 13 ये तो नहीं है फैसलाबाद का हॉस्पिटल भी शामिल है इसमें, न्यू हॉस्पिटल शामिल है, बल्कि जनूबी लेकिन पंजाब आमिर को भाई अब शामिल जैसे होती है। मैं एक मिसाल जो देता आप हूँ। बात कह रहे हो ना वो बात इसलिए मुमकिन नहीं होती है कि मैं आपको पहले भी इस प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि डॉक्टर्स दूसरे शहरों में जाते जाने को नहीं। तैयार नहीं, बिल्कुल ऐसे। ये बड़ा मसला है। डिस्ट्रिक्ट की आप बात कर रहे हो, लेट्स से कोड दूं कि डॉक्टर जाने को हार्ट का तैयार ही नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट ये है ना बात जी। है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे ये तो जो कुछ भी मसला हो आएगा, सकता है। ये मसला जब आएगा आपके सामने, ये मैंने ख्वाजा सलमान को कोट किया था कि उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था हम तो करने को तैयार हैं लेकिन डॉक्टर जाने को तैयार नहीं होते। उसका क्या हल है? देखिए, निकालना हल गवर्नमेंट नहीं गवर्नमेंट ने हल निकालना, लेकिन जितनी देर तक इसका हल नहीं निकलता उसको बैठ के सोचते हैं सब लोग। ये जो हल है ये मेरा ख्याल है ज़रूरी था जो उन्होंने कर दिया कि लोगों को फौरी तौर पर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक के जो है सहूलत। लेकिन आमिर भाई इससे बात तो फिर वहीं आ जाएगी ना कि रश तो फिर आपके मेन हॉस्पिटल्स में ही रहेगा ना। बिल्कुल। नहीं, न्यू हॉस्पिटल में 2 हैं, देखें बात सुनिए, गंगाराम में है, पीआईसी पे नहीं बोझ एक जाएगा। सवाल ये भी है आमिर भाई, खुदा ना जिन्ना खास्ता में जब है। भी किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है ना, कोई नहीं न्यू हॉस्पिटल का रुख करता। अच्छा, कोई नहीं, नहीं अब लोग करते हैं। मेरे मोहल्ले में उजैर हर लड़का है, किसी मेरी की- बात सुनिए, ये वो इसी किसी के रमजान डोर स्टेप पे अगर होगा तो कोई डोर रुकेगा। स्टेप नहीं, मैं अपने मोहल्ले की बात कर रहा हूँ। तो वो फौरी तौर पर उनको पता था कि निगरान दौर में जिना हॉस्पिटल में ये शुरू हो गया हार्ट का। देखें, जो चीज़ अच्छी होती है ना उसको ज़रूर आप लोगों को, हम ही लोगों ने करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। नहीं, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लोगों को बताना भी चाहिए कि भाई ये हॉस्पिटल्स हैं। नहीं, वो तो हम वहाँ यहाँ पर बताने आप- के लिए वहाँ मौजूद पर आप हैं, जाएंगे क्योंकि तो ये लोगों को सहूलत लगता है मिलेगी। इलाज पीआईसी में ही है। तो वो एक्साइज के ऑफिसर है, उनका बेटा है, उसको अचानक लगा ऐसे कि जैसे उसका ब्लड प्रेशर लो होता है, लेकिन उनको लगा हार्ट अटैक हुआ उसको। फौरी तौर पर उन्होंने रश कहाँ किया? जिना में डॉक्टर्स ने उसको ट्रीट किया और उन्होंने बताया कि इसको हार्ट का कोई मसला नहीं है, इसका सिर्फ रोज़े की वजह से ब्लड प्रेशर लो हुआ है, आपको लगा कि ये हार्ट अटैक है, कुछ नहीं हुआ इसको। मैं ये कहता हूँ कि लोगों को जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगी कि भाई इनके करीबी भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये हो सकता है, और ये बड़ी अच्छी बात है। अभी इब्तदाई तौर पे ये लाहौर है, मेरा ख्याल है ये मुल्तान में भी जाएगा, फिर ये रेमयार खान, बहावलपुर, पिंडी, सारी जगह पे ये जाएगा। तो सारी जगह पे जाएगा तो लोगों को सहूलत मिलना शुरू हो जाएगी। इब्तदा है काम की। हाँ, इस खबर में वो जो कमी मैंने पहले भी आपसे ऑफ द एयर भी किया था कि इसमें कमी ये है कि हमें ये पता नहीं है कि गवर्नमेंट के पास अपनी मशीनरी कितनी थी, रोजाना कितने एंजियोप्लास्टिक हो रही थी, क्योंकि मेरी ये एंड फील्ड अगेन नहीं है। ये मेंशन किया गया कि उसके अलावा 3 मशीनें लग रही हैं जो पहले से लगी जो हैं। पहले पहले से है, पहले उसके से अलावा है। कैपेसिटी कितनी थी और कैपेसिटी कितनी Yes. इनहांस की जा रही है, ये थोड़ा इसमें मिसिंग है। link। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर हमारे पास ये है जी, मुर्गी के रेट का तयन एसोसिएशन खुद करेगी, मुतालबा तस्लीम होने पर हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया। अच्छा जी, खबर की डिटेल में ये लिखा है जी कि ब्रायलर गोश्त और जिंदा मुर्गी की कीमतों के तयन का फार्मूला बहाल करने का मुतालिबा ट्रेडर्स के मुतालिबात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया। मुतालिबात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया है, ऐसा तो नहीं कि आपने घुटने टेके हैं हसन? ये एक बड़ा अहम बहुत अहम खबर है। वो इस तरह से कि जो माफिया ना उसको हम यानी अभी उन्होंने तक तो अपनी तोड़ नहीं मनवा सके। ली। उन्होंने अपनी मनवा लिया। पहले ये हो रहा था कि गवर्नमेंट एक रेट जो है वो मुकर्रर करती थी,
फॉर्म की सप्लाई इतने रुपए, जिंदा मुर्गी की इतने रुपए और गोश्त की इतने रुपए, ठीक है। अब जो है वो एसोसिएशन अपनी मर्जी से रेट जो है वो निकालेगी, वो जो मर्जी रेट निकाले। यानी इसमें अब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं इसमें होगा। गवर्नमेंट का रोल वो जो फिलहाल रेट लिस्ट जो है। खबर में है वो नहीं है, ठीक है, इसमें वो नहीं होगा। अब उसका नुकसान ये होगा कि ये हड़ताल भी बेसिकली जो की गई थी ये इसलिए की गई थी गवर्नमेंट इनकी तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से, कि जो फॉर्म का रेट था और गवर्नमेंट का रेट था वो उसमें तकरीबन 50 से 100 रुपए किलो तक का जो है वो फ़र्क आ रहा था, जिस पे एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ था कि जी हमें नुकसान होता है और पहले ही जो पोल्ट्री की सनत है ये बहुत ज़्यादा नुकसान में जा चुकी है। हालांकि अगर हम देखें तो ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि अब आपको हर जगह पे कंट्रोल शेड नज़र आते हैं, पुराना पोल्ट्री फार्म आपको नज़र नहीं आता, और एक कंट्रोल शेड लगाने के लिए करोड़ों रुपया इस टाइम चाहिए। तो वो करोड़ों रुपया इसी सनत से कमाया गया ना, कहीं बाहर से तो नहीं आ गया जिस पोल्ट्री फार्मर्स ने। इस पे अब हम वही बात करेंगे कि हुकूमत ने एक दफा फिर जो है घुटने टेके हैं। नहीं, अब एक दिन की association का हड़ताल है, तो- एक दिन की हड़ताल है, और हड़ताल भी ऐसा सच नहीं थी। ये परसों जो है वो सप्लाई दुकानदारों ने नहीं ली, कल एसोसिएशन इसके में दरमियान में जो है वो उन्होंने छलांग लगाई है और उन्होंने कहा जी हम हड़ताल करते हैं, हम एहतजाज करेंगे। तो गवर्नमेंट अगर चाहती तो इसको अपने हिसाब से इसको सॉर्ट आउट कर सकते थे ये, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हुकूमत जो है वो माफिया के हाथों नहीं। अब blackmail सवाल हुई ये है। एसोसिएशन ज्यादा ताकतवर है सरकार से, और जो अपनी ये मनमानी अपनी मनमाना एसोसिएशन चाहिए। सारी ही ना अगर ताकतवर आपने है। इस खबर को डिटेल में पढ़े तो इसमें जो मुझे नज़र आता है जो दुकानदार हैं हाँ। वो आज भी ये बात कह रहे हैं कि इससे फार्मर कमा रहा है, जो जिसने कंट्रोल शेड बनाए हैं। दुकानदार बेचारे को तो जिस रेट पे मिलेगा उसने 5-10 रुपये मार्जिन से बेचनी चीज़। लेकिन मुझे ज़्यादा अफसोस इस बात पे हुआ कि मरीम नवाज़ से मुझे बहुत सारी तवक्कुआत थी कि वो आएंगी और वो कुछ समझदारी का मुजाहरा करेंगी, लेकिन एक के बाद एक वो ऐसे फैसले करते चली जा रही हैं। लेकिन जैसे गंदम की कीमत थी वो जो उन्होंने मुकर्रर की उस पर नहीं ना मिल, लोग गंदम बेचारे रो रहे हैं इस वक्त, रो रहे हैं। इसी तरह ये मुर्गी वाला फैसला किया, बड़ा अच्छा फैसला था कि आप तयन करें कि ये भी एक क्रॉप की तरह से है, इसको फसल ही कहा जाता है मुर्गी की। आप Exactly ऐसे ज़ुबान ही में बोले तो फसल कहते हैं इसको। उसका तयन आप करें कि इतनी मुर्गी हमारे पास है, इतनी इसकी गुंजाइश है। लेट से लाहौर में 83 मन रोज़ाना लगती है, 83-100 मन लगती है, ठीक है। उसका तयन आप करें कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। इतना फार्मर को बचे पैसे, इतने डीलर्स को बचे, इतने मिडल मैन को बचे, इतने पैसे का टैक्स आए, ये आम आदमी को इस रेट में और मिले। ये बड़ा डिमांड अच्छा एंड फार्मूला सप्लाई था। है, ये डिमांड एंड सप्लाई लेकिन है। आपने एक दिन की हड़ताल, और वो भी हड़ताल ऐसी थी कि हमारे मोहल्ले में तो हर मिल रहा था। मैंने कल भी उसको नोट किया था, मैंने फ़ोन भी किया। लेकिन रेट ज्यादा होगा आमिर भाई। चले उसको छोड़ दिया, मेरे वो रेट का नहीं, मैं तो मिल रहा था। अच्छा, अदरवाइज ये अगर हड़ताल करते हैं आपको पता है नुकसान इनका होता है। मुर्गी जितने दिन बढ़ती चली जाती है, खाना उसका नुकसान बढ़ता इनको चला है। जाता है, और फिर जब बहुत बड़ी हो जाती है तो वो ये एक हफ्ते के बाद तो ये काबिल इस्तेमाल भी नहीं रहती, यानी वो बेचने के काबिल भी नहीं रहती। नहीं तो फिर क्यों इन्होंने घुटने टेक दिए? गवर्नमेंट देखें माफिया के सामने घुटने टेकती है। हाँ। अभी ये तो नूर वालों के सामने भी घुटने टेकेंगे। अभी ये वक्त सब्र करें जरा, सिर्फ मारा जा रहा है तो किसान मारा जा रहा है। वो तो गंदम की मैंने पहले भी बात की कि उसको खाद जो काश्तकार है, हमेशा ही खाद माफिया के खिलाफ ये घुटने टेकते हैं, अद्वियात वाले माफिया के खिलाफ ये घुटने टेकते हैं, अब मुर्गी वालों के खिलाफ भी इन्होंने घुटने टेक दिए। तो अगर मरियम बीबी आप घुटने टेकने के लिए आई हैं तो खुदारा हमारे घुटने टिके हैं भाई आपसे, आप घर चले जाएं। आपसे ये नहीं हो पाएगा, आपको ब्यूरोक्रेसी घुमा रही है, ऐसे ऐसे आपसे फैसले करवा रही है। एक दिन की नामुकम्मल हड़ताल दिखाकर आपसे फैसला वापस लेने का अगर करवा सकते हैं फैसला, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर तो आपसे ना यंग डॉक्टर संभाले जाएंगे, मैं आपको भी बता रहा हूँ, हाँ, फिर जिसका ना आपको धड़ल्ले से ट्रांसपोर्टर हड़ताल संभाले करके जाएंगे, दिखाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स नहीं संभाले। ना आपसे ये पुलिस संभाली कोई जाएगी, भी ना नहीं। आपसे नर्सेज संभाली जाएंगी, ना पैरामेडिक आप संभाले जाएंगे। हड़ताल और एहतजाज के आगे ऐसे घुटने टेकते चले गए तो फिर तो काम और कोई ये नहीं आम होना। आदमी का मसला था। मैं आपको बताऊं, अब आपने फार्मर को कह दिया कि वो रेट निकाले और हम सर तस्लीमी हम करेंगे। हम चुप करके बस तो देखेंगे अवाम कि क्या क्या रेट खामोश निकला है। रहेगी? मुझे बताइए, महंगाई की जो ये लहर आएगी इससे अवाम महंगाई से रिलेटेड ये भी खबर है, मुझे ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है। ट्रांसपोर्टर ने बसों के किराए में 5% इजाफा कर दिया। अब इस पे भी अगर घुटने टेक लिए जाएंगे तो फिर अवाम का पुरसाने हाल कौन होगा? रिक्वेस्ट सीएम साहिबा से यही है कि प्लीज इन चीजों पर दोबारा से नजरसानी करें, इस माफिया को कंट्रोल करें, बजाय इसके कि इनको कहे कि आपका जो दिल कर रहा है करें। अवाम किधर जाएगी? ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं जी। वेलकम बैक। अच्छा जी, हमने भी इसी खबर पर ही आना था। तंदूर मालिकान ने रोटी नान का रेट कम
नहीं किया। छापे मारे जा रहे हैं, 45 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बिलाल यासीन साहब अभी भी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। और मरियम साहिबा ये कहती हैं कि जी हर नान बाई की दुकान पर पेनाफ्लेक्स आवेजा होने चाहिए। रोटी नान की मतला शुदा कीमतें ग्राम में वजन के साथ वाज़ेह तौर पर लिखी जानी चाहिए। आमिर भाई। हाँ, रोटी के साथ मरियम साहबा की और नान के साथ उनके वालिद साहब की तस्वीर भी लगाना ना भूले। पेनाफ्लेक्स बन नहीं रही है, तो मेरे लीडर की तस्वीर भी साथ लग जाए तो क्या। आमिर भाई को वैसे भी हाँ, मैंने कहा मेरे लीडर की तस्वीर लगा दे साथ। भाई मसला ये है कि मसला 2 मिनट में हल हो सकता है, आप लोगों को गिरफ्तार ना करें। पहली बात तो ये है कि ये बेचारे मजदूर लगते हैं मुझे रोटियां लगाने वाले, तो मालक तो नहीं लग रहे जो नजर आ रहे थे मुझे भी। अभी मैंने अपने ब्रेक पिछली खबर से अगर रिलेट करें तो लग नहीं रहा जिधर बस चल रहा है उधर तो चलाई जा रही है, बस उधर चलाई जा रहे हैं। एसोसिएशन की आपने मान ली। मुझे एक बात बताएं, अगर ये रोटी 15 रुपए की कर देते और नान 25 रुपए का कर देते तो तनूर मालकान ने बोलना भी नहीं था। लोगों को 16 रुपए की नहीं, मैं 15 रुपए की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ आपकी ब्यूरोक्रेसी आपको रुस्वा करवाने के लिए, मैं बताऊँ कोट अद्दू के डीसी ने ऑर्डर जारी किया कि 12 रुपए की रोटी, मैंने कल उस पर लिखा भी आर्टिकल कि भाई आप अपने घर में एक रोटी बनवाओ जिसकी ना आप मजदूरी दोगे, ना बिजली का बिल दोगे, ना गैस का होएगा। आप मुझे वो 12 रुपए में रोटी 120 ग्राम की बना के दिखा दो, जो आप तनूर वालों से कह रहे हो कि आप समझते नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती। लेकिन वो डीसी ने क्या किया, उसने 15 से भी 12 रुपए की रोटी कर दी। देखें इसमें ना, और 15 रुपए का नान कर दिया। मुझे बताएं, मैं नान की कीमत पे हमेशा, असम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, नान पे हमेशा कहता हूँ नान हमारे खाने की ऐशी है। हाँ, बिल्कुल। रोटी हमारी जरूरत है। जो मजदूर खाता है, मजदूर को कभी नान खाते हुए नहीं आप देखेंगे, रोटी खाते हुए देखेंगे। रोटी की कीमत 15 करें, नान की 25 करें, इस मसले को हल करें, फौरी तौर पर इसको जारी करें, ताकि ये नौबत ना आए कि आप फिर घुटने देखते फिरें तनूर मालकान के। उसके साथ चाहे तस्वीर भी इसमें ना जो अहम चीज़ है वो ये है कि जब तक आप जो तंदूर मालकान हैं, जो तंदूर वाले हैं, उनको आप सहूलत नहीं देंगे, जो उनको गैस के क्या सूरत हाल है, कमर्शियल रेट तो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गैस की कीमत देख लें, फिर आटा देख लें कहाँ चला गया होगा। उनके लिए सस्ती है, उनके लिए तंदूर मालिकान के लिए जो गैस नेचुरल गैस है सस्ती है, लेकिन एलपीजी जो महंगी है। एलपीजी अब तो हर बंदा एलपीजी इस्तेमाल कर रहा है। अब गैस क्योंकि वैसे तो मिलती ही नहीं है ना, तो एलपीजी की कीमत देख लें, फिर आप बाकी के खर्चे देख लें। तो इसलिए ये आमिर भाई ने जो एक तजवीज़ दी है ना, इस पे रहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बैठ के उनके मसाइल भी सुन लिए जाए, उनसे भी बातचीत कर ली जाए, फिर रेट का तयन किया जाए। और ये गिरफ्तारियां और ये जो छापे और 4 पैसे, अब पैसा चलता नहीं है, बीबी को बताया कि पैसा चलता नहीं है, ये पैसा जो है वो खत्म हो चुका है, तो आप 4 पैसे की बजाय इसको 15 रुपए पे ले जाएं ताकि 5 रुपए वापस आ जाए, तो 5 रुपए दिए भी जा सके, बिल्कुल इस पर चले जाए, ताकि आपका आगे भी जाके 2 रोटियां लेगा तो 30 की हो जाएंगी, 3 लेगा 45 की हो जाएंगी, 4 लेगा 60 की हो जाएंगी। ये जो आपको फिगर ब्यूरोक्रेसी ने दिया है और जिस पर आप बिला सोचे समझे आप अमल दरामद कराना चाह रही हैं, उसमें 4 पैसे पे फड्डे होंगे लोग। आवाम के लिए अगर अच्छे फैसले किए जा रहे हैं तो उस आवाम को भी याद रखा जाए जो इस कारोबार से मुंसलिक है। अगर वो परेशान होंगे, वो गिरफ्तारियों की जद में आएंगे, मुश्किलात तो बढ़ेंगी। इसके लिए बेहतर हल ये है कि दोनों तरफ मिलजुल कर बैठ के बातचीत करें और फिर रेट का तयन कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। हेडलाइंस के बाद आएंगे जी। खुश आमदीद कहेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है और वो इसलिए अहम है कि हम बहुत सारी अहम चीज़ों को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। बीइंग पेरेंट्स आपको ये चीज़ समझनी है कि कुछ चीज़ें आपके बच्चे की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उन अहम मराहिल को नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। अब आप ये चीज़ समझ लें कि अगर आप अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो उसकी ज़िंदगी की ज़ामिन है ये चीज़ें, क्योंकि ज़िंदगी भर की माजूरी जो है आपके बच्चे की किस्मत बन जाती है अगर आप इसको मिस कर देते हैं। ऐसे ही कुछ हिफाजती टीकाजात का कोर्स है जी, जो पैदाइश के टाइम से ही शुरू हो जाता है और आपके बच्चे को मुख्तलिफ बीमारियों से वो बचा के रखता है। शहर लाहौर पाकिस्तान में जो सर्वे किया गया उसमें शहर लाहौर का 31वां नंबर है कि आप इतना पीछे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं 31% है जी, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये हिफाजती टीकाजात जो है वो नहीं लगवा रहे हैं। अब ऐसे में इसकी अहमियत जो है वो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास ये कार्ड पड़ा है किस किस उम्र में कौन कौन से जो है वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं जी। पैदाइश के फौरी बाद लगता है 6 हफ्ते की उम्र में, 10 हफ्ते की उम्र में, 14 हफ्ते की उम्र में, 9 माह की उम्र में और 15 माह की उम्र में। अगर इसकी अहमियत है तो ये चीज़ें जो है वो मेंशन करके जो है वो बताई जाती हैं कि जी यही उम्र है
और इस स्टेप पे आपका बच्चा ये बीमारी से महफूज रहेगा। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, ये जो हिफाजती टीका जाता है, इनकी अहमियत क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बुलाया है और ये बड़ी अहम चीज़ है। लेकिन जो बेसिकली वैक्सीन होती हैं या हिफाजती टीके होते हैं, ये हमें हमारी कम्युनिटी को, हमारे बच्चों को और हमारी पूरी नेशन को सेफ करने के लिए होते हैं उन बीमारियों से जो बहुत ख़तरनाक होती हैं और जो बहुत ज़्यादा इनका फैलाव होता है, जिनको मुतअद्दी बीमारियाँ, इन्फेक्शस डिजीज़ कहते हैं, कम्युनिकेबल होती हैं, जो एक से दूसरे इंसान के साथ बड़ी जल्दी फैल जाती हैं। तो बेसिकली इनका मकसद ये होता है कि हम उनको कुछ इंजेक्शन दे दें या उनको ड्रॉप दे दें या उनको कुछ चीज़ें दे दें ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी ही से ही उनके खिलाफ एक मदाफ़ती निज़ाम के थ्रू कुछ एंटीबॉडीज़ बना लें या कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डेवलप कर लें ताकि वो इन ख़तरनाक बीमारियों से बच सकें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक हमारा प्रोग्राम है जिसको हम EPI प्रोग्राम कहते हैं, जो कि हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने किया हुआ है। और इसके तहत हम छोटे बच्चों को बर्थ से लेके 1.5 ईयर तक गवर्नमेंट जो वैक्सीनेट करती है। और ये सारी वो बीमारियाँ जो बहुत ख़तरनाक है, जैसे खसरा हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, गर्दन तोड़ बुखार हो गया, नमूनियाज़ हो गए, तो रुबेला हो गया, तो ये सारी वो बीमारी जो बहुत ही ख़तरनाक हैं और इनसे बचाव के लिए गवर्नमेंट ये वैक्सीन फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करती है। तो अब ये वैक्सीन जो है वो एक तो फ्री ऑफ कास्ट हैं और दूसरी बात ये है कि आप इन वैक्सीन को लगा के बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारियों से बात कर रहे हैं। जैसे कि आप बात कर रहे थे, पोलियो की बात कर रहे थे, तो अगर आप पोलियो की वैक्सीन बच्चों को लगा लेते हैं जिसके अंदर कुछ ड्रॉप्स हैं और अब गवर्नमेंट ने बीच में इंजेक्शन भी इंक्लूड कर दी हैं ताकि उसकी और ज़्यादा प्रोटेक्शन एनहांस हो जाए, तो आपका बच्चा पोलियो से बच सकता है। ठीक है, ना सिर्फ आप बच सकते हैं बल्कि आप अपनी कम्युनिटी को भी बचा सकते हैं। और खुदा ना ख्वास्ता किसी बच्चे को पोलियो हो जाए तो फिर उसको एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा लाइफ लॉन्ग उसकी मिजरी है बेचारे की, और उसके बाद कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए ये जो जितने भी हैं ये बेसिकली पब्लिक के फ़ायदे के लिए हैं और इन पेरेंट्स को ज़रूर लगवाना चाहिए। और अब जो बात आप कर रहे हैं लाहौर की, तो ये बहुत सरप्राइजिंग है जो आपने सर्वे किया है कि लाहौर जैसे बड़े शहर के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन लोगों की एक्सेस है हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, और जगह जगह गवर्नमेंट ने सेंटर्स बनाए हैं, डिस्पेंसरीज भी हैं, उसके अलावा डोर टू डोर जाके भी कैंपेन चलती है और उसके अंदर भी बच्चों को वैक्सीनेशन करते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर लाहौर जो है वो 31 नंबर पे आ रहा है तो ये बड़े अफसोस की बात है और बड़े कंसर्न की बात है, बड़ी परेशानी की बात है। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट यही है कि वो बच्चे को, यानी लाहौर में सर्वे ये किया गया है और पता ये चला है जी 31% बच्चे हैं सिर्फ जिन्हें ये तमाम वैक्सीनेशन हुई है जिनकी, बाकी जो है वो लोग बुआदा नहीं करते हैं कि वो इंजेक्शन लगवाएं। अब मुझे बता दें किस किस उम्र में कौन कौन सा टीका लगता है और वो किस तरह से सेफ रखता है आपके बच्चों को? अच्छा, पहली बात ये मुझे थोड़ा सा 31% पे डाउट है, बिकॉज मेरा ख्याल है कि शायद जो सैंपल साइज दिया गया वो किसी सही एरिया से नहीं लिया गया, वो हमारी पॉपुलेशन को सही तरह रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। बिकॉज अगर आप एक ऐसे एरिया में चले जहाँ पे कोई एक खाना बदोशों की बस्ती है तो शायद वो वैक्सीन ना करवाते हों। जो हमारी गवर्नमेंट की कवरेज है वो तो पंजाब की 85% प्लस है। अच्छा। तो और लाहौर की तो 90% के नज़दीक है। तो मेरा ख्याल है कि शायद जो सैम्पलिंग टेक्निक थी थोड़ी सी मतलब हाँ वो उस तरह की नहीं थी। तो देखिए अब वैक्सीन जो है ना वो तो बर्थ से स्टार्ट हो जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको BCG और TB, जिसे हम कहते हैं TB से बचाव का इंजेक्शन, और हेपेटाइटिस B से बचाव का इंजेक्शन और पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। उसके बाद 6 वीक के ऊपर, 10 वीक्स के ऊपर और 14 वीक्स के ऊपर उनको हम जो लगाते हैं जिसके अंदर पेंटा होती है, पेंटा के अंदर डिप्थीरिया होता है उसके अंदर, उसके बाद पर्टूसिस जिसे काली खांसी कहते हैं वो होती है, टेटनस होती है, हेपेटाइटिस B के होते हैं उसके अंदर, उसके बाद उसके अंदर मेनिंजाइटिस या गर्दन और बुखार और निमोनिया की का एक बैक्टीरिया होता है इन्फ्लुएंजा टाइप B, उसकी वैक्सीन होती है, पोलियो होता है उसके अंदर। फिर गैस्ट्रो से बचाव के लिए रोटा के ड्रॉप दी जाते हैं, इस तरह नमूनिया से बचाव के लिए नमूनिया की वैक्सीन दी जाती है। तो ये हम 6, 10 और 14 वीक्स पे रिपीट करते हैं। और उसके बाद फिर हम 14 वीक्स के ऊपर पोलियो का इंजेक्शन भी लगा रहे हैं आजकल। और इसके बाद फिर हम 9 मंथ में जाके आजकल गवर्नमेंट जो मीजल्स और रुबेला की कंबाइंड वैक्सीन लगा रही है, और उसके साथ जो हम लगा रहे हैं इसके साथ इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी 9 मंथ के ऊपर दोबारा लगाई जा रही है। और फिर यही वैक्सीन जो है वो MR की रिपीट की जा रही है 15 मंथ्स के ऊपर। ठीक है। और अब गवर्नमेंट थोड़ा सा आगे गई है, उन्होंने जो अभी नए प्रोग्राम के अंदर उन्होंने 18 मंथ्स के ऊपर डिप्थीरिया और टेटनस को भी इंक्लूड किया, इसका बूस्टर इंक्लूड किया है। तो गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इस पूरे रीजन के अंदर फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने नीमोकोकल वैक्सीन, जो कि बहुत महंगी वैक्सीन है, निमोनिया के अगेंस्ट कॉन्जुगेट वैक्सीन है इसकी निमोनिया की। तो पाकिस्तान इज द फर्स्ट कंट्री इन दिस होल रीजन, जिसके अंदर सिंगापुर भी आता है, मतलब थाईलैंड भी आता है, इवन मलेशिया भी आता है, इंडिया भी आता है। तो पाकिस्तान ने की, और पाकिस्तान इस वक्त निमो 13 दे रहा है, जो कि बेस्ट क्वालिटी वैक्सीन है। तो अब कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात पे आ जाए।
सर लोग शायद इस वजह से वैक्सीनेशन मिस भी कर देते हैं बीच में कि बच्चा बीमार है, बच्चा कमज़ोर है, शायद वो ये इंजेक्शन जो है उसके लिए सेफ है या नहीं है। तो इस चीज़ पे रोशनी डाल दें कि किस सूरत में आप इंजेक्शन को मिस कर सकते हैं। अगर मिस हो जाता है तो उसको दोबारा आप कब लगवा सकते हैं। अगर आपके जहन में ये तहफ़्फ़ुज़ात है कि आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है, इंजेक्शन उसको नहीं लगवाना, इस सूरत में क्या गाइड करते हैं आप? देखिए, पहली बात जो वैक्सीन बनाई जाती हैं इनका बहुत लंबा प्रोसेस होता है और ये बड़ा इसको हर चीज़ को बड़े कीनी देखा जाता है और एक वैक्सीन की डेवलपमेंट के अंदर 10 से 15 साल लगते हैं एवरेज, ये लगते हैं इसके अंदर। और ये सब चीज़ें ये टाइम इसलिए लगता है कि इसके ट्रायल्स किए जाते हैं ह्यूमन के ऊपर, पहले स्मॉल स्केल के ऊपर, फिर लार्ज स्केल के ऊपर, फिर बहुत लार्ज स्केल के ऊपर। इसको हम फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल्स कहते हैं। तो बेसिकली इसमें वैक्सीन की सेफ्टी को बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखा जाता है। तो वैक्सीन सेफ होती है, इवन हल्के फुल्के फ्लू में, फीवर में ये वैक्सीन दी जा सकती हैं। और जहाँ तक तल्लुक होता है लोगों का कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं, तो साइड इफेक्ट जिनके होते हैं बहुत माइनर होते हैं और बहुत रेयर होते हैं। मगर अगर एक आप कह लें कि एक वैक्सीन है, उसका अगर 1 लाख में एक बच्चे में साइड इफेक्ट आता भी है तो वो आप देखिए उसके बेनिफिट कितने ज़्यादा है। सही। अगर वो आप 99,999 पीपल को फ़ायदा दे रही है, अगर एक में थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट आ भी गया तो क्या है। और जो साइड इफेक्ट होते हैं बहुत माइनर होते हैं, जैसे कि आप कह लें कि जहाँ पे इंजेक्शन साइट है वहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी स्वेलिंग होगी, थोड़ी सी रेडनेस होगी या लो ग्रेड फीवर हो गया, तो उसके लिए हम पैरासिटामोल या बाकी चीज़ें दे सकते हैं। तो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते। अब ये तो ऐसी बात है मैं घर से बाहर ना निकलूँ क्योंकि मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊँगा, तो फिर गाड़ी के नीचे आने का चांस तो बहुत कम है, ज़्यादा चांस तो ये है कि मैं आराम से बाहर चला जाऊँगा। तो हम इस बेस के ऊपर कि ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट हैं वो हम नहीं कर सकते। फिर कुछ लोगों की मिथ्स होती हैं और बहुत बड़ी कंपेन चली पोलियो के अगेंस्ट कि ये इनफर्टिलिटी काज करता है। ये सारा बेसिकली प्रोपेगेंडा है और उसमें कोई हकीकत नहीं है ऐसी। तो वैक्सीन लगाई जा सकती है, वैक्सीन में कोई ऐसा इशू नहीं है। और अगर कुछ होती हैं ऐसी कंडीशन जहाँ पे कुछ खास तरह की वैक्सीन जिनको हम लाइव वैक्सीन कहते हैं, जिसके अंदर लाइव जर्म होता है, बैक्टीरिया या वायरस होता है, वो वैक्सीन कुछ खास कंडीशन में नहीं लगाई जा सकती। ठीक है। स्पेशली उन बच्चों में जो बच्चे बहुत ज़्यादा जिनकी का जो मदाफ़ती निज़ाम जिनको हम इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ कहते हैं, जिनका मदाफ़ती निज़ाम जो है वीक होता है बहुत ज़्यादा उनके अंदर, लेकिन उनका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये लगानी या नहीं लगानी। या कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत हाई डोज में स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं बिकॉज ऑफ देयर मेडिकल रीजंस, तो उनके लिए हम सोच सकते हैं। लेकिन अगेन ये लोगों ने खुद डिसाइड नहीं करना, हाँ, ये डॉक्टर ने करना। और सेकंड में लोग पेरेंट्स मेरी ये रिक्वेस्ट ये है कि पेरेंट्स वेट करते हैं कि उनके घर पे लोग आएँ और उनको आके वैक्सीनेट करें। तो मेरे ख्याल में ये उनकी जो अप्रोच है वो इतनी अच्छी नहीं है। उन्हें चाहिए कि वो खुद सेंटर्स पे जाएं, बिकॉज वो सेंटर पे जाएंगे बर्थ के ऊपर उन्हें एक कार्ड इशू हो जाए जैसे जो कार्ड आप दिखा रही थी, और उसके बाद उनको खुद ही सेल्फ गाइडेंस मिल जाएगी किस किस एज में कौन कौन सी वैक्सीन करनी है। इस कार्ड पे मेंशन किया है कि आपने इंजेक्शन किस किस डेट पे लगाने हैं। आप फिर जिस सेंटर में जाएंगे वो नेक्स्ट डेट इसमें मेंशन भी आपको करके दे देते हैं कि आपने इस डेट पे इंजेक्शन लगवाने आना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो खसरे का इंजेक्शन बच्चे को लगवा दिया था, उसके बावजूद बच्चे को खसरा हो गया, ऐसे केसेस भी सामने आते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है? देखिए, इसमें ये चीज़ है कि खसरे की वैक्सीन तो एक ऐसी वैक्सीन है जिसकी कि कवरेज बहुत अच्छी है और इसकी प्रोटेक्शन रेट बहुत अच्छी है। अगर आप 2 इंजेक्शन खसरे के लगा लेते हैं जो हम रिकमेंड करते हैं, एक 9 मंथ के ऊपर और एक 50 मंथ्स के ऊपर, तो इसकी कवरेज इसकी जो प्रोटेक्शन है मोर देन 99% है। तो ये वो वैक्सीन है जो बहुत अच्छी है। अब आप देखिए हमारे पास आजकल मीजल्स की एपिडेमिक आई हुई है, बहुत सारे केसेस मीजल्स के आजकल आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा। तो उसके अंदर जब हम मेजॉरिटी लोगों को देखते हैं तो वो बच्चे वो हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती। पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि कोई भी वैक्सीन जो 100% प्रोटेक्शन नहीं देती, और वैक्सीन की जो प्रोटेक्शन है उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो मतलब इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर इंसान का अपना डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अगर मेरा डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है तो मैं बहुत अच्छी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा और मैं बहुत अच्छी प्रोटेक्शन नहीं ले सकूंगा। लेकिन जनरली जो वैक्सीन होती है उनकी एफिकेसी वेरी करती है। जैसे मीजल की हम बात करें, मीजल की बहुत अच्छी है। अब जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं मोस्टली बच्चे अनवैक्सीनेटेड, उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई। सही। और दूसरी बात, अगर वैक्सीन हो जाए और वैक्सीन के बाद डिजीज हो भी जाए तो बड़ी माइल्ड डिजीज होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। अब जैसे ये मीजल्स है, मीजल्स के अंदर अगर ब्रेन का मीजल्स हो जाए आपको, जिसको हम कहते हैं एंसेफेलाइटिस, तो इट्स वेरी सीरियस कंडीशन जिसमें बहुत ज्यादा मॉर्टेलिटी है, डेथ रेट बहुत हाई है उसका। तो इसलिए लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अगर सपोज अब लोग कहते हैं कि हम एक बीमारी की हमने वैक्सीन लगाई तो वो बीमारी होगी, लेकिन वो बीमारी इतनी सीवियर नहीं होगी, वो आपके बच्चों को किल नहीं करेगी इंशाल्लाह ताला, और वो बड़ी सिम्टम माइल्ड होंगी। तो इसलिए वैक्सीनेशन तो मैंडेटरी हर हाल में लगवानी है उन्होंने ना। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे डॉक्टर साहब देखने वाले? मैसेज मेरा ये है कि पहली बात तो ये है कि लोग पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम पे एतबार करें, ठीक है। आल्दो कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और मैं जैसे बता रहा हूँ कि रिगार्डिंग वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ने बहुत काम किया। हमने बहुत गवर्नमेंट ने कॉस्टली वैक्सीन है, जिसके अंदर हिप की वैक्सीन है, जिसके अंदर
इसकी वैक्सीन है, हम जो बात कर रहे थे न्यूमोकोकल वैक्सीन है, निमोनिया की वैक्सीन है, अब रोटा की वैक्सीन है। ये बहुत कॉस्टली वैक्सीन हैं और बहुत सारे हमारे नेबरिंग कंट्री है उनके इवन प्रोग्राम में इंक्लूड भी नहीं है। ठीक है। तो ये एक पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट की फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएं, और दूसरी बात ये कि जो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि हमने घर पे बुला के बंदे को लगवा ली इंजेक्शन, तो वो तो घर पे आकर लगा जाते हैं। तो आप जब किसी शख्स को घर पे बुलाते हैं तो कोल्ड चेन बड़ा मैटर करती है, स्पेशली जो लाइव वैक्सीन होती हैं, जिसके अंदर टीबी की वैक्सीन है, जिसके अंदर मीजल्स की वैक्सीन है, कुछ और वैक्सीन है इस तरह की, इसकी रुबेला की वैक्सीन भी है, इवन कुछ और भी हैं वैक्सीन जो कि हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड भी नहीं है, तो लोग घरों में बुला के लगवा लेते हैं, तो वो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो पाती। जब कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो पाएगी तो ऑब्वियसली उस वैक्सीन की वो एफिकेसी नहीं होगी जो कि होनी चाहिए, उसका वो असर नहीं होगा। तो इसलिए खुद निकलें घर से बाहर और सेंटर पे जाएं। वैसे तो घूमने फिरने जाते हैं ना, शॉपिंग करने भी जाते हैं, तो कोई मसला नहीं, शॉपिंग समझ के एक चले जाएं तो वहाँ जाकर लगवाएं, तो होपफुली जो वैक्सीन वहाँ पे लगेगी जिसकी प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन होगी, उस वैक्सीन की एफिकेसी, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। और ये आपके बच्चों की जी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है, इसको नज़रअंदाज प्लीज़ ना कीजिए। हम बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों से प्यार में कहते हैं कि जी हम इन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो सबसे ज़्यादा अहम ये मरहला है, इस पर ज़रूर आपने तवज्जो देनी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने गुफ्तगू की हिफाजती टीकाजात की अहमियत क्या है और कितने ज़रूरी है आपके बच्चे की सेहत और ज़िंदगी के किस कदर जामिन है, ये हमने गुफ्तगू की। अब बच्चों की सेहत और नशो-नुमा पे बात करनी है। आपको किस एज में बच्चे को किस तरह से मॉनिटर करना है, उसकी ग़िज़ा में कब कब क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और किस तरह से बच्चों के बेहतर नशो-नुमा में ग़िज़ा का अहम किरदार होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। माहिर ग़िज़ायात ज़ोहा सुहेल ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ोहा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच ज़ोहा, बहुत बहुत शुक्रिया। ग़िज़ा की अहमियत बच्चों की नशो-नुमा में क्या है, बच्चे जो बढ़ते हैं, बढ़ते बच्चों के लिए ग़िज़ा कितनी ज़रूरी है, सबसे पहले इस पर रोशनी डाल दें। ठीक है। अच्छा अन्ना, बच्चों को ग़िज़ा हम शुरू करवाते हैं वो 6 माह के बाद। हाँ। 6 माह से पहले बच्चा टोटली मदर मिल्क के ऊपर होता है या फॉर्मूला मिल्क के ऊपर होता है, ये टोटली बच्चे की सेहत पर डिपेंड करता है कि उसको क्या सूट कर है। 6 माह से पहले आपने उसको कोई भी ठोस चीज़ नहीं देनी। आपने जैसे 6 माह का बच्चा होता है, आप अच्छा, कुछ लोग 4 मंथ्स में भी स्टार्ट बिल्कुल कर लेते हैं, लेकिन अब न्यू स्टडीज़ में आता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज़ रिकमेंडेड टिल 6 मंथ्स, कि 6 माह तक आपने सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे को रखना है। उसके बहुत से लोग पानी शुरू करवा लेते हैं, शहद देते हैं, ये चीज़ें सही नहीं है। आपने बच्चे की जो प्रॉपर ठोस ग़िज़ा है वो 6 माह के बाद शुरू करनी है और उसमें भी सब चीज़ें एकदम से शुरू नहीं कर लेनी। ठीक है। आप सबसे पहले बच्चे को चावल के दलिए से शुरू करवाएं। बहुत से बच्चों को गंदम से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से एकदम अगर आप स्टार्ट में गंदम दे देंगे तो उनकी बॉडी बहुत बुरा रिएक्ट करती है। चावल बच्चों को एलर्जी नहीं करता। सब चावल से स्टार्ट करवाएं बच्चों को। 1-1.5 माह तक बच्चों को चावलों के ऊपर रखें, चावल के दलिए के ऊपर। उसके बाद आप अंडे की जो जर्दी है उसकी तरफ जाएं, उसके बाद आप केले की तरफ जाएं और दूसरे जो फल हैं उसकी तरफ जाएं। लास्ट पे 12 माह का जब बच्चा हो जाता है फिर हम सब्जियां शुरू करवाते हैं, क्योंकि सब्जियों में ज़रा फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है जो इनके इंटेस्टाइन्स के लिए 12 महीने के ऊपर जाके एडजस्ट करना ईजी हो जाता है। उससे पहले आपने ये चीज़ें शुरू करवानी, एकदम से हर चीज़ नहीं कर लेनी। मैंने बहुत सी मदर्स को देखा वो एकदम से अंडे की जर्दी दे रही होती हैं बच्चों को, उसी के साथ फल दे रही होती हैं, ये ठीक नहीं है। आप पानी और सिंपल जो आपका चावल का दलिया उससे स्टार्ट करवाएं। और आपने साथ साथ ये मॉनिटर करते रहना है कि बच्चे का जो वज़न है और जो उसका कद है वो बढ़ रहा है प्रॉपर्ली कि नहीं बढ़ रहा। अब वज़न का सिंपल फॉर्मूला ये है कि जैसे अगर 5 माह का बच्चा है तो उसका 5 किलो वज़न होगा या 5.5 हो सकता है। तो अगर इससे बच्चा ऊपर जा रहा है या इससे बच्चा नीचे आ रहा है तो यहाँ पर आप न्यूट्रिशनिस्ट से या जो बच्चे का पीडियाट्रिशियन है उसके साथ कंसल्ट लाजमी करें कि क्या रीज़न्स हैं कि बच्चा इससे ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि दोनों सिचुएशंस ठीक नहीं है। अगर बच्चा मोटापे की तरफ जा रहा है, अगर बच्चा अंडरवेट की तरफ जा रहा है तो दोनों सिचुएशंस में उसका जो इम्यून सिस्टम है वो भी ख़राब होगा और मुख्तलिफ बीमारियाँ लगने का जो रिस्क है उसमें बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ अंडरवेट बच्चा है, उसकी बॉडी में उतनी ग़िज़ाइयत नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ उसको अटैक करेंगी। ठीक है। उसके साथ साथ मेडिसिन का इस्तेमाल उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स बहुत इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जो कि अल्टीमेटली उसके लिए ठीक नहीं है। अगर बच्चा ओवर न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है, उसका वज़न बढ़ रहा है, तो वो फर्दर एज में जाके उसको डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ा देगा। आपने देखा 16 साल की उम्र में भी डायबिटीज़ हो रही है, दिल के मसाइल आ रहे हैं। रीज़न बिहाइंड यही है कि मदर्स जो हैं बच्चों को बहुत जल्दी जंक के ऊपर ले आती हैं,
बहुत जल्दी एक्स्ट्रा पोर्शन साइजेस देना शुरू कर देती हैं। यानी कि एक चावल का अगर बाउल दे रही है तो वो भी थोड़े अमाउंट में नहीं दे रही, बहुत हेवी अमाउंट में दे रही है कि जितना बच्चा खाएगा उसकी सेहत उतनी अच्छी होगी। उसके कंसल्टेंट से पूछ के उसका प्लान बनवा के उसको दें ताकि वो अपनी रिकमेंडेशंस के अंदर रहे, उससे ऊपर या नीचे ना जाए। सही। तो ये इंपॉर्टेंट है सही। कि आपने इस तरह से शुरू करना बच्चों की ग़िज़ा में क्या क्या चीज़ें लाज़िम व मलज़ूम आप रिकमेंड करेंगी? अगर हम देखें कि 1 साल का बच्चा है, उस वहाँ से स्टार्ट कर लें तो ये चीज़ें बच्चों के लिए ज़रूरी है। ठीक है। अगर सबसे पहले हम बात करें तो प्रोटीन्स बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसकी बॉडी को भी बिल्ड करती हैं, उसके मसल्स को बिल्ड करती हैं, बोन्स की बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उसके निज़ाम हज़म को बेहतर करती हैं और क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतरीन बनाती हैं। अब प्रोटीन्स मिलती कहाँ से हैं? सबसे पहले आप बच्चों को एग देना शुरू कर दें, ठीक है। दिन में 1 अंडा दें, बहुत बेहतरीन है। अगर अंडा नहीं खा रहा तो आप उसको चिकन का कोई भी पीस जो है उसको प्रॉपर्ली मैश करके, ग्राइंड करके किसी खाने के अंदर मिक्स करके उसको दे सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे उसके स्मेल से इरिटेट होते हैं, खाना पसंद नहीं करते। नंबर 3 पे अगर कोई बच्चा चिकन या अंडा नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो आप उसको कोई सी 3 दालें मिक्स करके दे दें। अगर आप 3 दालों को मिक्स करते हैं तो वो हमें 1 गोश्त के हिस्से जितनी प्रोटीन्स दे सकता है। तो कोई सी 3 दालें मिक्स करके उसको ब्लेंड करके सूप की फॉर्म में दे दें, क्योंकि बच्चा वो चीज़ें ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं जो आप इजी टू स्वॉलो हों, जो आराम से उसे निगली जा सकें। सो आप उसको प्रोटीन्स दालों के ज़रिए भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों के ग़िज़ा में विटामिन सी का इस्तेमाल और फैटी एसिड्स का इस्तेमाल लाजिम बनाएं। विटामिन सी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रॉन्ग करेगा, बीमारियां अटैक नहीं करेंगी। मौसमी जो फल आते हैं उसको थोड़ा सा उसमें शक्कर ऐड करके उसका प्यूरी बना के बच्चों को दें, ताकि अगर खट्टा लग रहा है तो उसको गला ख़राब का मसला ना आए। ठीक। इसके अलावा जैसे मैंने बताया ऑयल्स जो फैट्स हैं, उसमें आपका जो ऑलिव ऑयल है या जो फ़िश ऑयल है वो बच्चे को लाजमी दें। उसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि उनका जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। बच्चे ने आगे स्कूलिंग करनी है, उसकी सोशल लाइफ होनी है, तो उसके लिए उसका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चों में मुख्तलिफ इशूज़ आ रहे हैं कि उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कहीं से उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो रहा है, कॉम्प्लेक्सेस बच्चों में बड़े ज़्यादा हैं। तो वो इसी वजह से कि एक तो मदर्स की डाइट में फैटी एसिड्स नहीं है और दूसरा जब बच्चा बड़ा होता है तब भी हम उनको फैटी एसिड्स नहीं देते। सही सही। तो फैटी एसिड्स लाजमी दें बच्चों को। अच्छा जी, वो चीज़ें जो मतलब पेरेंट्स का बड़ा कंसर्न होता है कि आपके बच्चों की हाइट बढ़नी चाहिए, वेट अच्छा होना चाहिए। सो आपने डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है जो इन चीज़ों को अहमियत इनकी है? ठीक है। अच्छा, अब वेट जो है वो जैसे मैंने बताया कि ये हर बच्चे का एक अपना सेट पॉइंट होता है। वो आप उनके जो कंसल्टेंट उससे लास्ट में पूछें कि इसका आइडियल बॉडी वेट क्या है। कद की जहाँ तक बात है, कद में ये चीज़ आती है कि कद आपके एक जीन्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर पेरेंट्स का कद छोटा है तो बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चे की हाइट भी छोटी रहेगी। वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो कहीं ना कहीं फैक्टर डोमिनेंट रहता है। लेकिन अगर पेरेंट्स की हाइट अच्छी है और बच्चे की हाइट तब नहीं बढ़ रही तो ये एक कंसर्न पॉइंट है। यहाँ पर हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करवाते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज ऐड करवाते हैं। इस केस में सबसे पहले आप पेरेंट्स को हम कहते हैं कि आप बच्चों को दूध, दही, चीज़, ये 3 चीज़ें लाजमी दें, क्योंकि बहुत से बच्चों का दूध खाने से पेट ख़राब हो जाता है। उस केस में हम उनको दही की तरफ ले आते हैं। इसमें मौजूद ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कद को बढ़ाते हैं, जो आपकी हड्डियों को लंबा करने में, एलोंगेट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अगर बच्चा दही भी नहीं खा रहा तो आप सिंपल उसको जैसे मैश पोटैटोज़ में चीज़ ऐड करके दे दें, आप ब्रेड के स्लाइस में चीज़ ऐड करके दे दें, तो आप चीज़ भी दे सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करें कि बच्चे की डाइट में मिल्क, योगर्ट या चीज़ में से कोई एक चीज़ लाजमी जाए जब वो कद बढ़ाने की एज में आ रहा होता है। और ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें बच्चे को जो उसकी बोन्स को बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको आप रनिंग में इन्वॉल्व करेंगे, घर में वो रन करे, वॉकिंग की तरफ लेकर आएँ। जो आपकी क्लाइंबिंग एक्सरसाइजेज होती हैं बच्चे को वहाँ दें जिसमें उसके बाजू और उसकी जो लिम्स हैं वो इन्वॉल्व हों। तो आप डिफरेंट एक्सरसाइज गूगल के ऊपर भी देख सकते हैं कि जो आपको हाइट बढ़ाने में इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ से देख के भी उसकी अहमियत जान सकते हैं। सही। अच्छा जी, अब हम लोगों को लगता है कि बच्चे को अगर आप गोश्त खिला रहे हैं तो ये सबसे अच्छा है। मतलब हम दालों से, सब्जियों से बच्चे को दूर रखते हैं तो फिर आगे जाके आदत नहीं रहती है। क्या समझती है आप, हर चीज़ ऐड होनी चाहिए डाइट में? बिल्कुल। जो 5 फूड ग्रुप्स हैं ना, पूरे दिन में बच्चे को जाने चाहिए। ठीक है, आप उसकी 5 सेक्शंस वाली कोई प्लेट ले लें, ठीक है, और उसमें हर प्लेट में हर फूड ग्रुप का सेक्शन ऐड करके दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक प्लेट में उसको लेग पीस रख के दे रहे हैं, दूसरे सेक्शन में आप उसके साथ थोड़े से उसको खीरा ऐड कर दें, थोड़े से टमाटर ऐड कर दें, थर्ड सेक्शन में आप हाफ बनाना रख दें उसको। ठीक है, उसके अगले सेक्शन में आप थोड़ी सी रोटी के निवाले करके उसको दे दें। ठीक है, और एक सेक्शन में आपने उसको ऑयल्स देने हैं, जो फैट्स एंड ऑयल्स की मैंने बात की। अब उसमें ये हो सकता है कि आप रोटी जो बना रहे हैं आप उसी के अंदर ऑयल को ऊपर ग्लेज करके दे दें। सो बच्चे की जो प्लेट है वो इस तरह से बनाएं कि उसके सामने ये सब चीज़ें हों कि मैंने ये भी फल भी खाना है, मैंने सब्ज़ी भी खानी है, मैंने गोश्त भी खाना है, मैंने
स्टार्चेस भी खाने हैं, लेकिन अभी डिपेंड मदर्स पे करता है कि वो कितना अट्रैक्टिव उसको बना सकती हैं। अब जाहिर है बच्चे के सामने आप खीरे काट के रख देंगे या अगर आप चिकन का पीस रख देंगे तो वो उसको कहीं से इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप उसको एक इंटरेस्टिंग सा सैंडविच बना के दे दें मुख्तलिफ शेप्स के अंदर, उसके ऊपर खीरे की कोई आइज़ बना दें या कैरेट की नोज बना दें, कुछ भी ऐसा कर दें तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल, उसको वो अच्छा लगेगा, अट्रैक्शन उसमें अट्रैक्शन आएगी। आएगी। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? देखने वालों को मैं मैसेज ये दूंगी कि बच्चों को पिकी ईटर बनने से रोकें, कि वो ये ना कहे कि मैंने ये खाना और मैंने ये नहीं खाना। और दूसरा, उसको किसी भी चीज़ के साथ इमोशनल अटैचमेंट ना दें कि अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, अगर तुम गंदे मार्क्स लाओगे तो तुम्हें घर का खाना मिलेगा। सो एसोसिएशंस ना बनाएं उसको, यानी कि हर चीज़ को एक नॉर्मल वे में देखने दें कि चॉकलेट मुझे वैसे भी मिल सकती है, मुझे घर का खाना सिर्फ गंदे मार्क्स पे नहीं खाना। सो एसोसिएशंस ना बनाएं और बच्चे को पिकी ईटर बनाने से रोकें, क्योंकि ये आगे जाके बहुत मसला करता है। बच्चे चीज़ें नहीं खाते, वो सिलेक्टिव फूड्स खाते हैं जो अगेन उनकी बॉडी के हेल्थ स्टेटस के लिए अच्छा नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओवरऑल हमें आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। आज के शो के हवाले से ज़रूर अपना फीडबैक दें, जो टॉपिक आप चाहते हैं कि आपके ये प्रॉब्लम्स हैं या कुछ मसला हाईलाइट करना चाहते हैं, ज़रूर हम तक पहुंचाएं। इंशाल्लाह आने वाले शोज़ में हम शामिल करेंगे। कोई टैलेंट है वो भी शेयर कीजिए, जिनकी बर्थडे है वो भी शेयर कीजिए, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।